आज बात करेंगे इंग्लिश एस्से पर। इंग्लिश एस्से की मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैंने इंग्लिश एस्से के लिखने का मकसद क्या होता है, उसकी आउटलाइन कैसे बनती है, फिर मैंने डिस्कस किया है कि पैराग्राफ कैसे बनता है, और आज मैं डिस्कस करूंगा कि सेंटेंसेस कैसे अच्छे लिखे जाते हैं मेरी राय में। लेकिन उससे पेशतर मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, एक बात ये करना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा फीडबैक आ रहा है कि जी वो हमें ऐसे लिखना सिखा दें, हम ऐसे लिखना चाहते हैं। देखिए, ऐसे एक कंपोजिट होल है, यानी कि एक पूरी एक्सरसाइज है जिसमें आपकी ज़ुबान भी, जिसमें आपके ख़यालात भी, जिसमें आपकी नॉलेज भी, जिसमें आपकी ओपिनियन भी, उसने टेस्ट होना है। अगर दुनिया में या तालीमी निज़ाम में ये अहम है तो किसी वजह से है, और आप इस पूरी होल को एज इट इज़ टेक ऑन करना चाहते हैं तो फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने शुरू कहाँ से होना है। तो किसी भी प्रोजेक्ट को एज ए होल शुरू करने की बजाय उसके हमेशा पार्ट्स पे तवज्जो दी जाती है, फिर एज ए होल उसकी प्रैक्टिस की जाती है। आप कई मिसालें हैं, आप देखिए लोग गाड़ियां बनाते हैं, तो जिसने एक गाड़ी बनानी है या अभी भी बन रही हैं, तो किसी ने ये तो नहीं कहना कि एक ही बंदे ने इकट्ठे टायर से लेकर स्टीयरिंग से लेकर इंजन तक हर चीज़ बनानी है। तो उसकी हर चीज़ पे अलग मेहनत होती है। आप घर बनवाते हैं, छोटा बड़ा कमरा इवन बनाते हैं, तो उसकी बुनियादें किसी का एक तरीका है, उसकी दीवारों का एक तरीका है, तो हर चीज़ को अलग-अलग पहले समझा जाता है, फिर वो बनती तो इकट्ठी ही है। इसी तरह अगर आपकी अंग्रेज़ी लिखाई यानी अंग्रेज़ी राइटिंग एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं वो अगर कमज़ोर है, तो आपने ये देखना है कि ये कमज़ोरी आपकी ज़्यादा कहाँ पे है। आपकी कमज़ोरी जो है वो पूरे मौजू को कंसीव करने में है, आपकी कमज़ोरी उसको एग्जीक्यूट करने में है, आपकी कमज़ोरी उसकी पैराग्राफ में है, और आपकी कमज़ोरी उसकी सेंटेंसेस में है। तो मैंने जो नाक़िस अपनी राय में सिस्टम बनाया है वो ये है कि आप इसको बिल्डअप करें WSPE। W यानी वर्ड्स, S यानी सेंटेंसेस, P यानी पैराग्राफ, और ये पूरा एस्से। तो अगर आप वर्ड्स को अलहदा से तवज्जो दें, वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करें, वो भी उस पर डिस्कशन हुई भी है, मज़ीद भी करेंगे। दूसरी तरफ आप सेंटेंसेस को पे वर्ड करें, फिर पैराग्राफ पे करें, और फिर एक एस्से पे करें। या मैंने जो अपनी तरतीब शुरू की है, चूँकि ज़्यादातर लोगों ने एस्से के बारे में पूछा है, तो मैंने ये अर्ज़ किया है कि एस्से को आप समझे लिखना है तो पहले आउटलाइन से शुरू करें, उसके बाद देखिए पैराग्राफ कैसे है, उसके बाद देखिए सेंटेंस कैसे, तो उसके बाद वर्ड्स की तरफ चले जाएं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ी की ज़रूरत भी ख़त्म नहीं हो रही और अंग्रेज़ी पढ़ाई भी नहीं जा रही। ये बड़ा एक जुल्म है। हालांकि मैं आपको ये बताऊं, मैंने काफ़ी मुल्कों में रहा हूँ, दुनिया की सबसे आसान ज़ुबान जो है कंपैरेटिवली वो अंग्रेज़ी है। अच्छा, वो कहेंगे जी उर्दू बड़ी आसान है। मेरे भाई, मेरे अजीज़ों, उर्दू के साथ तो हम मतलब बचपन से पढ़ते हैं। पंजाबी जो मादरी ज़ुबान है, या किसी की पश्तो है, सिंधी है, वो हमें मतलब नेचुरली आती है। अब किसी को कहें बाहर वाले को उर्दू सिखाएं। मैं अमेरिका में पढ़ता था, सिरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे उन्होंने एक उर्दू क्लब बनाया हुआ था। वहाँ पे गोरे कुछ शौक से उर्दू सीख रहे थे, मुझे कहते उर्दू सिखाओ। मुझे समझ नहीं लगती थी कि उर्दू कैसे सिखाऊं, क्योंकि वो लफ्ज़ पहले अल्फ़ाबेट सिखाऊं, फिर अल्फ़ाबेट यानी हरूफ तहज्जी, वो फिर लिखते किस तरह हैं, बोलते किस तरह हैं, फिर वो जुड़े हुए हैं। जो अरबी है मैंने खुद सीखने की बड़ी कोशिश की है, बहुत मुश्किल ज़ुबान है। फ़ारसी जो है बड़ी नफीस नस्तालीक ज़ुबान है। जो रोमन लेटर्स में यूरोपियन ज़ुबानें, उनमें सबसे आसान इंग्लिश है कि आप उसकी फोनेटिक्स को उस ज़ुबान के साथ जोड़ सकते हैं। खैर, उसकी टेक्निकल में मैं नहीं जाता, पर मेरा ये ख्याल है कि ये उर्दू दुनिया की किसी ज़ुबान को सीखने से आसान है अंग्रेज़ी को सीखना। लेकिन वो हमारे यहाँ अंग्रेज़ी उर्दू में पढ़ाई जाती है, पंजाबी में समझाई जाती है, और वो एक अजीब सी खिचड़ी बन जाती है। और उसके ऊपर हम अपने ऊपर जुल्म ये करते हैं कि हम फिर पढ़ते कम हैं। मतलब हम अंग्रेज़ी पढ़ते हैं लेकिन अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ते। हम लेसन ले रहे हैं, मजमून भी लिखी जा रहे हैं, लेकिन पढ़ नहीं रहे। मैंने देखा है कि लोगों ने बीए के पास भी ज़ाहिर करते हैं, ऐसे लिख लिया, और मैंने कहा आपने कभी पढ़ा है कुछ वैसे निसाब के? नहीं पढ़ा। खैर, मौजू की तरफ आता हूँ। सेंटेंस जो है वो अंग्रेज़ी एस्से का बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर आप सही सेंटेंस लिख सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सही ज़बान लिख सकते हैं।
मुझे मजमून याद आ गया, हमारे सिलेबस में भी था चर्चिल का, विंस्टन चर्चिल का मजमून था फर्स्ट ईयर एट हैरो एक बड़ा एलीट स्कूल है इंग्लिस्तान में। तो वो है, चर्चिल ने ये लिखा कि मैं तो स्कूल से बड़ा तंग था और वो जो पढ़ाते थे उसकी मुझे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने कहा कि एक चीज़ वहाँ से मैंने सीखी, मैंने अंग्रेज़ी जुमला लिखना सीख लिया और वो जुमला मुझसे कभी दूर नहीं गया। और फिर चर्चिल ने इतना बिल्डअप किया अपना करियर लिखने में भी कि उसको नोबेल प्राइज़ लिखने का मिला। तो अंग्रेज़ी सेंटेंस की बुनियाद क्या है? देखिए, अंग्रेज़ी सेंटेंस की मेन बुनियाद तो वो है जो आपने ग्रामर के तौर पे पढ़ी है। जब हम ग्रामर पढ़ाते हैं किसी को तो बुनियादी तौर पे हम उसको सेंटेंस ही पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि ग्रामर में हम सेंटेंसेस ही लिखते हैं। और उसका जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक ये है कि उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए। ऑर्डिनरली वो इसी तरतीब से आने चाहिए। मैं सिर्फ ये मशवरा देना चाहूँगा कि अगर डायरेक्टली ग्रामर की बजाय आप अंग्रेज़ी के वर्ड्स के साथ उसको सेंटेंसेस में लिखना सीखें और उसको स्मॉल सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करना सीखें। मैं सिर्फ 4 या 5 जो है इसमें टिप्स देना चाहूँगा कि वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कम से कम गलत सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे या अच्छे सेंटेंसेस लिखेंगे। गलत और सही के अलावा कुछ सेंटेंसेस ये होंगे जो वैसे टेक्निकली ठीक होंगे पर उसकी कुछ समझ नहीं आएगी। पहली मेरी टिप ये है, पहली वो ये है कि कोशिश करें कि पैसिव वॉइस ना लिखें। पैसिव वॉइस बहुत ही बोझल तरीका है लिखने का। जब हम लिखते हैं ना तो एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में लिखते हैं। तो एक्टिव वॉइस का मतलब है कि मैं ये कह रहा हूँ, पैसिव वॉइस का मतलब ये चीज़ कही जा रही है। पहली बात तो ये है कि पैसिव वॉइस में। दूसरी बात यह है, मैं अपने यहाँ भी पढ़ता हूँ, अखबार में भी पढ़ता हूँ, हमारे यहाँ जुमले लंबे लिखने का रवाज है। जब भी जुमला लिखें, सेंटेंस लिखें, उसको एक दफ़ा अपने दिमाग में लिखें और उसको ब्रेक कर दें। और कंप्यूटर पे लिखना तो आना, आप उसको ब्रेक करते चले। जहाँ पे आपको मौका मिल जाए उस सेंटेंस को ब्रेक करने का, आप उसको ब्रेक कर दें। जितना छोटा जुमला लिख सकते हैं वो लिखें। और मैंने तो एक वो ड्रायर्स इंग्लिश जो बताई थी उसने तो बड़ा सख्त लेकिन अच्छा कुलिया दिया था। उसने कहा था कि प्रैक्टिस ये करें कि 7 लफ्ज़ों से ज़्यादा या 8 लफ्ज़ों से ज़्यादा जुमला ही ना लिखें। बहुत मुश्किल एक्सरसाइज बन जाती लेकिन वो बड़ी करेक्ट हो जाती। तीसरी बात यह है कि जुमले का एक असूल ये है कि एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा लिखें। तो अक्सर जब हम जुमले लिख रहे होते हैं तो उसमें जिन 2 चीज़ों का आपस में ताल्लुक है वो चीज़ें हम इकट्ठी नहीं लिखते। तो कोशिश ये करें कि अब सोचेंगे यार इस चीज़ का इससे ताल्लुक है। आई एम लिविंग इन अ हाउस विच हैज़ ब्लू कलर बट हैज़ वॉल्स विच हैज़ बीन ओन्ड बाय मी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये जुमला जो कि बोझल जुमला है उसमें ये कहना चाहता हूँ कि मेरा घर है, इसकी इस तरह की दीवारें हैं और ये मैं इसको ओन भी करता हूँ। अब ओन को मैंने एंड पे डाल दिया, हालांकि ये मुझे शुरू में खबर देनी चाहिए थी कि आई हैव अ हाउस विच आई ओन या आई ओन अ हाउस और इट हैज़ ब्लू वॉल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक कुलिया ये है कि एक जैसी चीज़ों को हमेशा जो है वो इकट्ठे रखें। उसके बाद जुमलों में ये ज़रूरी है कि जब आप जुमला ओपन करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जुमला आपने ख़त्म किधर करना है। अक्सर जुमले जो लिखे होते हैं वो आप पढ़ें तो आपको पता चलता है कि जिस बंदे ने ये जुमला लिखना शुरू किया उसको पता ही नहीं था कि जुमला मैंने ख़त्म कैसे करना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ लोगों को कि लोग समझते हैं कि लिखना एक ऑटोमेटिक काम है, कि आप लिखना लैंग्वेज का काम है और लैंग्वेज आपको आ गई तो आपको लिखना आ जाएगा। मैं बार बार ये कहता हूँ कि मेरी राय में, मेरी नाक़िस राय में, लिखना लैंग्वेज से ज़्यादा थॉट्स का काम है। अगर आपके जो ख्यालात हैं उसमें क्लैरिटी नहीं है तो आपके लिखने में भी क्लैरिटी नहीं आती। और अक्सर लोग जो मतलब ख़राब लिखते हैं या वो लिखते हैं जिसकी इतनी समझ नहीं आती, वो एक्चुअली खुद क्लियर नहीं होते कि वो कहना क्या चाहते हैं। और अक्सर लोग लिख के लाते हैं हमारे दफ्तरों में भी अंग्रेज़ी कुछ, तो मैं उनको कहता हूँ आप कहना क्या चाहते हैं, वो कह कुछ और रहे होते हैं, लिख कुछ और रहते हैं। तो सबसे पहले अपने ख्यालात में क्लैरिटी रखिए। सेंटेंसेस पे मेहनत जितनी हो कम है, लेकिन सेंटेंसेस का पहला स्टेप ये है कि वो करेक्ट हों, दूसरा स्टेप ये है कि वो मीनिंग कन्वे करें, तीसरा स्टेप ये है कि वो प्लेजेंट हों, चौथा स्टेप ये है कि इवन उससे फिर आप आगे चले जाएं तो फिर आप पोएटिक सेंटेंसेस में भी
चले जाएंगे। सेंटेंसेस में अगर एक टिप और दे दूँ आखिरी, वो ये है कि कम से कम ये ज़रूर सीखें कि कॉमा कहाँ पे इस्तेमाल करना है। इस पे थोड़ी खुद प्रैक्टिस करें तो फिर आपको मेरी बात भी समझ आएगी कि अगर आप सेंटेंसेस, क्योंकि कॉमा जो है वो सेंटेंस के बीच में आता है, जब फुल स्टॉप आ जाता है तो सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको कॉमा इस्तेमाल करना आ गया है तो फिर आप ये देखिएगा कि आपको सेंटेंस इस्तेमाल करना भी आ जाएगा। पढ़ते रहिए, सोचिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।